बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं टेक्सास यूएस बेस्ड डॉक्टर आसिफ जमीर साहब से, जो एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने डाउ मेडिकल कॉलेज कराची से एमबीबीएस किया है और न्यूयॉर्क से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी फेलोशिप ट्रेनिंग किया है। वो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी फेलोशिप प्रोग्राम यूटीआर-जीवी के डायरेक्टर हैं। वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, टेक्सास मेडिकल एसोसिएशन और अमेरिकन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एसोसिएशन के मेंबर हैं। वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के फेलो भी हैं। माशाअल्लाह, इनके नाम कई पब्लिकेशंस भी हैं। उनके चाइल्ड कनेक्शन की डिटेल्स हम आगे प्रोग्राम में उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर आसिफ, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज करने के लिए मैं आवाज दूंगा सुम्बुल बाजी को। सुम्बुल बाजी। डॉक्टर आसिफ, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है इस प्रोग्राम में। और पहले तो आप अपने चाइल्ड कनेक्शन के बारे में बता दें डॉक्टर आसिफ। जी जरूर, बिल्कुल। मेरे वालिद साहब का नाम है वो सैयद ज़मीर अहमद हाशमी। वो जो हैं एक्चुअली बॉर्न हुए थे हुसैनपुर पावन, एक जगह है इंडिया में, लेकिन ओरिजिनली वो बसेड़ी से हैं। ये मैंने अपने फादर से पूछा था। तो उन्होंने ये बताया था कि एक्चुअली उनका उनका जो दधियाल है, फादर साइड देयर फ्रॉम बसेड़ी एक जगह है, और मदर साइड से कोई नराउर कोई जगह है, वहां से उनकी मदर थी, यानी हमारी दादी जी। और बाकी जहाँ मेरी वालदा, वो रशीद फातिमा उनका नाम था, रशीदा फातिमा। वो एक्चुअली यानी मेरे नाना जो हैं वो एक्चुअली चाइल्ड के थे। अब्दुल हई साहब उनका नाम था, वकील थे वो, अब्दुल हई वकील साहब कहलाते थे। और बेका में हमारी अम्मी का ननिहाल है। तो ये बस बैकग्राउंड है जी। काफी मालूम है आपको। कभी इंडिया जाना हुआ है डॉक्टर आसिफ? जी, मैं गया हूँ। काफी छोटा था मैं, और मेरे वालिदैन मुझे कहते थे कि तुम ऐसे ही बस ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें याद वाद कुछ नहीं है। लेकिन फिर मैंने बहुत से लोगों की शक्लें बताई कि ये उनसे मिलते हैं बिल्कुल, तो दे वर काइंड ऑफ सरप्राइज के हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मैंने बहुत सी जगहों का बताया कि फला जगह में गया था, वहाँ ये था। तो बेसिकली ये कि मैंने 72 में शायद हम गए, 71 72 में जी। अच्छा, तो एक दफा कुछ बहुत याद छोटा है? था जी। यादें हैं वहाँ की, मतलब ये कि बेसिकली हम लोग गए थे, बेका गए थे, जहाँ हमारी अम्मी की रिश्तेदार वहाँ रहते थे, मामू रहते थे, उनका नाम अयूब था, अयूब साहब। तो अयूब मामू, उनसे मुलाकात हुई थी, और बाकी और बहुत सारे रिश्तेदार थे। तो मुझे वो जगह काफी हद तक कुछ कुछ जहन में याद है। बिल्कुल। अच्छा अच्छी यादें अच्छा, हैं याद है। जी। और कभी बसेड़ी या हुसैनपुर, नरौर ये सब जगह गए हैं? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका। अच्छा, बेका। इंशाल्लाह एक मौका मिला तो जरूर हुसैनपुर जरूर जाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका मतलब हम लोग खैर मकदम करेंगे भाई इंडिया जी आप आए। जरूर। जी अच्छा डॉक्टर आसिफ, इससे पहले और सवालात करें, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की आगे दें कि ये एक किसी के लिए भी एक ड्रीम हो सकती है। ठीक है, तो आप पहले डिटेल में अपनी एजुकेशनल जर्नी और प्रोफेशनल, आपका मतलब डो मेडिकल कॉलेज पाकिस्तान से आप न्यूयॉर्क गए, फिर वहां से भी आपने बहुत, आपके जर्नल्स भी हैं और काफी चीजें हैं, इसके बारे में आप हम लोगों को, मेरे जितने व्यूअर्स हैं सबको बताइए आप। जी। मेरी जर्नी जो है वो इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें शायद मेरे वालिदैन मेरे लिए बहुत बड़े रोल मॉडल थे। मेरे वालिद वो अभी भी मेरे बहुत मैं कुछ भी चीज सोचता हूँ तो पहले उनकी जिंदगी को मैं अपने सामने रखता हूँ, तो मुझे
पता चलता है कि कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और मेरी मदर की भी ख्वाहिश थी और मेरी भी यही थी कि मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं शुरू से ही मेरे जहन में ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है। बस एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं क्रिकेट और डॉक्टरी में मुझे चूज करना था। मैं काफी, शायद आपने नाम सुना हो, सईद अनवर, पाकिस्तानी क्रिकेटर हाँ, थे। बहुत अच्छे, जो अब सईद वो अनवर, भी हो गए ना, एक जी इस्लामिक स्कॉलर भी हो गए हैं जी जी, वो। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बहुत मेरे अच्छा है। क्लास फेलो थे जी, मेरे क्लास फेलो अच्छा। थे। और हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। मतलब ये कि एक वक्त ऐसा था कि मुझे डिसाइड करना था कि मैं क्रिकेट को एज अ अपना करियर चूज करूं या मेडिसिन को लूं। तो उस वक्त बस ये कि मेरे जहन में आया कि नहीं, मुझे मेडिसिन ही करनी चाहिए। तो मैंने क्रिकेट को गिव अप करके फिर मेडिसिन की तरफ ध्यान रखा। और डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने डीजे साइंस से, इंटर साइंस था मेरा। उसके बाद फिर मैं डाउ मेडिकल गया। डाउ मेडिकल में सही मायनों में एक बहुत अच्छी ग्रोथ थी। वहाँ मुझे पता चला कि एक प्रोफेशनल करियर कैसे डेवलप किया जाता है। सिर्फ वो पढ़ाने की जगह नहीं थी, मेरा ख्याल है वो एज अ पर्सन और आपको ओरिएंटेशन देने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। वहाँ से मुझे ये पता चला कि आपको अपने करियर को कैसे बूस्ट करना है। तो वो जज्बा जो था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था, पैशन एक्चुअली किसी चीज के लिए। तो बहुत सी बातें मेरे जहन में सामने थी कि मुझे ये करना है। तो बस उसके लिए मेहनत की और अल्लाह ताला ने, मेरा ख्याल है ज्यादा करम था। मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं, मेरे ख्याल है अल्लाह ताला का करम था कि सही वक्त पे सही चीजें होती गई। बस ये जरूर था कि मैं फोकस था, पैशनेट था काफी अपने काम के लिए। मुझे ये पूरा पता था कि मुझे क्या करना है। बाकी कोशिश करते रहे। तो फिर उसके बाद डाव से मैंने ग्रेजुएशन के फौरन बाद फिर मैं रेजिडेंसी के लिए अपनी वाइफ के साथ, समीना, उनका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल अपने करिए आप। पेरेंट्स का जिक्र किया है। वो जाहिर है वो अभी तक है, लेकिन मेरी बाद की जो लाइफ है, स्पेशली बिफोर न्यूयॉर्क जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी। समीना अख्तर नाम है उनका, और वो भी पीडियाट्रिशियन है, सलीम भाई की बहन है। तो उनका मेरे करियर में बहुत बड़ा रोल है। तो वो भी मेरे साथ ही गई हैं, उन्होंने भी रेजिडेंसी की। लेकिन उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया मुझे। मतलब उनके बगैर शायद मैं ये कुछ चीज़ें ना कर पाता। एक्चुअली मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि बेसिकली वो भी फेलोशिप करके एक साथ बिल्कुल मेरी तरह से काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी फेलोशिप के लिए अपनी फेलोशिप कुर्बान की। तो बट माशाल्लाह वो भी इस वक्त पीडियाट्रिशियन है, शी हैज हर ओन प्रैक्टिस। So I माशाल्लाह। owe a lot to her basically. She has worked बिल्कुल। a significant thing in my career. तो फिर न्यूयॉर्क में मैंने रेजिडेंसी की थी। वहाँ 3 साल की रेजिडेंसी होती है। फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फेलोशिप भी मैंने वहीं से की। फिर उसके बाद का सफर जो है फिर टेक्सास में शुरू होता है। तो टेक्सास में ये कि प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ साथ फिर मैं यूटीआरजीवी से मुंसलिक हो गया था। और फिर वहाँ हमने साउथ टेक्सास में एक्चुअली पहला गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोग्राम है पूरे साउथ टेक्सास में, जो जिसके लिए मुझे ऑफर की गई कि आप इसको रन करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल से मैं इसको रन कर रहा हूँ। और हमारे एक पूरा बैच इस वक्त ग्रेजुएट होके निकल चुका है, जो कि अभी जुलाई में पहला बैच गया है। तो ये काफी एक सेटिस्फाइंग चीज लगती है कि जो मैंने सीखा मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ। चलें, ये तो बहुत अच्छा। और इससे कितने लोग मतलब एक मोटिवेशन होता है इंसान को, जब कोई देखता है कि कोई इतना पढ़ के और फिर मेहनत से अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी, तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ना। तो ये एक मोटिवेशन बिल्कुल भी है, और हमारे यंगस्टर्स के लिए और लोगों के लिए जो फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ, आप अपने भाई बहन और अपनी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, एक्सटेंडेड जी। फैमिली, इनके बारे में बताना चाहेंगे? बिल्कुल जरूर जी। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे वालिद साहब, उनका सैयद ज़मीर अहमद हाशमी नाम है। मेरी वालदा रशीदा फातिमा। फिर मेरे भाई हैं, बड़े भाई इरशाद ज़मीर हाशमी,
मेरी बहन है यास्मीन ज़मीर, उनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। इसी तरह से मेरे भाई जो इरशाद ज़मीर हैं, उनके 2 बेटियां हैं, दोनों शादीशुदा हैं। एक इंग्लैंड में है, वो आईटी में उन्होंने किया हुआ है, और एक और बेटी है, उन्होंने बिजनेस में एमफिल किया हुआ है। तो इसी तरह से मेरी बाजी जो है, उनके बहन जो है, उनके भी 4 बच्चे हैं। वो लोग भी माशाल्लाह अपना सब इन्वॉल्व हैं, पढ़ लिख रहे हैं सब। जी। और मेरी अपनी फैमिली में मेरी वाइफ का मैंने जिक्र किया आपसे, समीना जी। नाम है, समीना अख्तर। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम है नबा आसिफ। नबा जो है वो पीडियाट्रिक्स में रेजिडेंसी करना शुरू किया है उन्होंने अभी, माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ सैन एंटोनियो से। जी। तो उनका ये बिल्कुल आज एक्चुअली उनका दूसरा दिन है रेजिडेंसी अच्छा, का। माशाल्लाह। जी। तो उनका नाम है नबा आसिफ। फिर मेरी जो उनसे छोटी बेटी हैं वो लाइबा आसिफ हैं। लाइबा जो है वो बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में है, 3rd ईयर में एज अ मेडिकल स्टूडेंट। तो अब वो इंशाल्लाह अगले साल ग्रेजुएट करेंगी। फिर माशाल्लाह मेरे 2 ट्विंस बेटे हैं, मोइज माशाल्लाह। और मोइद। हम्म। मोइज और मोइद वो हाई स्कूल अब सीनियर ईयर में है, 12th ग्रेड कह सकते हैं आप। जी। हम्म। तो वो 12th ग्रेड में हैं, दोनों ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दे लुक एग्जैक्टली अलाइक। जी। आइडेंटिकल है बिल्कुल। जी बिल्कुल आइडेंटिकल है, वो हर कोई पहचान भी नहीं माशाल्लाह। सकता। जी। अच्छा, जी। तो जी। आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कभी? नहीं, मैं तो अगर देख भी ना रहा हूँ, मैं सिर्फ उनको हाथ से फील करूँ तो आई कैन टेल द डिफरेंस। मगर दूसरों को मेरी, होता है। जी हाँ, एक आध मेरे जितने भी दोस्त हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये सब आए एक आध लोगों के, ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई खुद ही बताओ कौन हो, मोइस कौन है, मोहित कौन है। जी। अच्छा, इससे फायदा भी उठ जाता है, डांट किसी को पढ़नी होती है, पड़ जाती होगी किसी को। दूसरे को। जी। जी जी। जी जी जी। अच्छा, डॉक्टर आसिफ ये बताइए कि जो गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये तो पेट से रिलेटेड होती है, क्योंकि हम तो मतलब इतना इतना थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये पहले के बनिस्बत अब ये प्रॉब्लम दुनिया में ज्यादा हो रही है, इससे आप एग्री करेंगे कि डिसएग्री? किसी हद तक की बात सही है। पेट से एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करना चाहूंगा कि जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है वो बड़ी वाइड फील्ड है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का मतलब ये कि एसोफेगस जो फूड पाइप वो एक ऑर्गन हो गया, स्टमक एक डिफरेंट ऑर्गन हो गया, कोलन एक डिफरेंट ऑर्गन हो गया। इसके अलावा पैनक्रियाज है, वो भी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी जीआई की ही फील्ड है। उससे बढ़ के एक बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट बहुत ही एक्सटेंसिव फील्ड है, वो लिवर है। लिवर भी वो जीआई के ही उसमें डोमेन में आता है। तो अच्छा। ये सारी मतलब एक बहुत ही एक्सटेंसिव फील्ड है। बाकी जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग जीआई इश्यूज ज्यादा कॉमन हो रहे हैं, किसी हद तक की बात सही है, खासतौर पर लिवर में, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी, बी, ये बहुत फैटी ज्यादा है। लिवर इज वेरी कॉमन, डॉक्टर आसिफ, फैटी, फैटी लिवर इज वेरी बिल्कुल कॉमन। बिल्कुल। फैटी लिवर जो है वो एक्चुअली डिजीज है डायबिटीज से रिलेटेड। सो इंडिया पाकिस्तान में जो फैटी लिवर होता है वो मेनली डायबिटीज से रिलेटेड है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो फैटी लिवर है, इट इज मेनली रिलेटेड टू ओवरवेट सिचुएशन, ओबेसिटी की वजह से। तो कॉज डिफरेंट है लेकिन इटियोलॉजी वही है सेम, फैटी लिवर की। और ये एक्चुअली इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में फैटी लिवर जो है इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा, मसला है, और उसकी वजह जो है वो ओवरवेट सिचुएशन, ओबेसिटी। तो इसका क्योर यही है कि मतलब वेट अपना कंट्रोल करें लोग? बिल्कुल, यही ट्रीटमेंट है, चाहे वो आप अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, वर्कआउट से खत्म कर लें, वेट कर लें, या फिर गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। हम्म। अगर जो लोग नहीं कर सकते और मतलब डाइट से और एक्सरसाइज से, तो फिर उनके लिए एक ही ऑप्शन रह जाती है
कि वो वेट रिडक्शन करें। अभी कुछ दवाएं आना शुरू हुई हैं, रिसर्च काफी हो रही है इस सिलसिले में, तो हो सकता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में कोई कुछ दवाएं भी आ जाएं, लेकिन स्टिल जो बॉटम लाइन यही है कि वेट रिडक्शन इज द की थिंग, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, और फिर ये कि अगर वो उससे भी नहीं होता तो फिर गैस्ट्रिक बाईपास। गैस्ट्रिक बाईपास ये क्या होती है डॉक्टर आसिफ? गैस्ट्रिक बाईपास में सिंपली मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि सर्जरी करके स्टमक को छोटा बना देते हैं। तो जब स्टमक में जगह कम नहीं है तो आदमी खुद ब खुद कम खाता है, वो ज्यादा खा ही नहीं सकता। तो ये सर्जरी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कहलाती है, जो कि अच्छा। उसके लिए एक सेट क्राइटेरियाज हैं कि वो हर किसी के लिए नहीं है। एक सर्टन अगर ओबेसिटी की आप हद को पहुंच जाए तो उसके बाद फिर वो इंडिकेशन उसकी आती है। अच्छा, तो ये मतलब आज की जो प्रॉब्लम्स है उससे यही है कि आप मतलब वेट अपना वो करिए और फैटी वेट, लिवर पे ध्यान दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैटी लिवर पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और अगर बाद लोगों को फैटी लिवर डायबिटीज से भी हो सकता है, तो आपको डायबिटीज बहुत अच्छी कंट्रोल करनी चाहिए। असल चीज ये है कि वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वर्कआउट करते हैं तो आपका वेट कंट्रोल में रहता है, और न सिर्फ ये कि वेट कंट्रोल में रहता है बल्कि डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाती है। तो अगर किसी को डायबिटीज भी है और वेट का भी मसला है, वो वर्कआउट करते हैं तो दोनों चीजें आप एक ही चीज, एक एक्सरसाइज से आप दोनों चीजें सही कर रहे होते हैं। यानी कि आप डायबिटीज को भी बेहतर कर रहे होते हैं और वेट भी कम हो रहा होता है, तो इससे लिवर पे बहुत अच्छे असर आता है। डॉक्टर आसिफ, मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने पाकिस्तान में अपने बैचलर्स किया, मतलब एमबीबीएस किया, उसके बाद आप जी मूव हुए अमेरिका में। जी। तो ये दोनों जगह, ये इन पाकिस्तान और यूएस में, आपको फर्क क्या लगा अपनी पढ़ाई में? अम, फर्क मतलब थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। मैं अभी भी ये कहूंगा कि अम, बहुत बड़ा रोल है डाव का मेरी मतलब मेरी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल है। मतलब मैं उसको, उस रोल को मैं किसी तरह से भी कम नहीं कह सकता कि इसमें कोई कमी थी। ये बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वसाइल की कमी है। तो अमेरिका में ये कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है। जैसे पाकिस्तान में अब तो खैर हालात डिफरेंट हैं, बहुत से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आखान हो गया, लियाकत है, और भी बहुत से अच्छे हैं। लेकिन ये कि वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड जो ट्रेनिंग होती है वो लैक करती है। यहाँ जैसे अगर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करूं तो अब जिस तरह से हम ट्रेन करते हैं, हम हाथ पकड़ के सिखाते हैं। जो नए जो ट्रेनीज हमारे पास आते हैं, जैसे जुलाई में मेरे पास आए हैं अभी, मैंने बल्कि फर्स्ट डे मैं उन्हीं के साथ था। तो हम उन लोगों को लिटरली एक एक चीज समझाते हैं, इसको पकड़ के बताते हैं कि देखो इस तरह से शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं। तो ये हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। उसकी बस मेनली कमी है। बाकी तालीम तो वही है, बुक्स वही है, सारी चीजें। टैलेंट बेइंतहा है। आप देख सकते हैं कि वहां से इंडिया पाकिस्तान से निकले हुए लोग, अगर आप अमेरिका में अगर आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, तो पहला सवाल आपसे पूछेंगे आप डॉक्टर हो। तो मतलब ये जी, तो मतलब ये कि बस एक स्ट्रक्चर्ड चीजें नहीं है हमारे यहाँ, थोड़ा सा हैपेजार्ड है, उसको सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर बनाने की जरूरत है। जी जी। अच्छा, आपको इतना ऑनर किया गया, आपके जर्नल्स हैं, आपको अवार्ड इतने हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके उसमें प्रोफाइल में, तो इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत थी, लक थी, माँ बाप की दुआ थी, बीवी का साथ था, क्या क्या कहिएगा आप ये इस बिल्कुल मामले आपने सारी चीजें बताई हैं, बिल्कुल इसमें सब में? सारी चीजें ही हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। स्कूलिंग, माँ बाप की दुआएं, बीवी का साथ, बिल्कुल। और एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी है कि इंसान को परसिस्टेंट जरूर होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पैशनेट होना चाहिए। आप और खास तौर पे आप वो चीज चूज करें जिसमें आपका दिल लगता हो, जिसको आप पसंद करते हो। बिल्कुल। मैं आपको एग्जैक्टली। आज चले, अब ये क्योंकि बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं तो मैं एक बात और बता दूं कि मुझे जीआई का कोई
प्रायर एक्सपोजर नहीं था मुझे। तो मैं जब फर्स्ट ईयर मेरी रेजिडेंसी शुरू हुई तो मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, और मैंने अपनी जो रोटेशंस थी वो मेनली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही रखी थी, यानी उसी डिपार्टमेंट में रखी थी। तो वो ये सब जानते थे कि मैं कार्डियोलॉजी के लिए अप्लाई करूंगा। तो इत्तेफाकन मेरी एक रोटेशन जो थी वो जीआई में हुई। तो विद इन अ वीक आई कंप्लीटली चेंज माई माइंड। एक एक हफ्ते के अंदर मैंने अपनी वाइफ को, मैं उन्हें घर में लुबना कहता हूँ, तो उन्हें मैंने बताया कि मैं कार्डियोलॉजी छोड़ के मैं जीआई करना चाहता हूँ। तो शी वाज क्वाइट परेशान सी हो गई, चौंक गई कि ये क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हें मिलेगी भी नहीं, क्योंकि इतना लेट और फिर एकदम से चेंज करना। ज्यादातर डिपार्टमेंट में लोग जानते हैं कि तुम यू आर लुकिंग फॉर कार्डियोलॉजी फेलोशिप। तो मैंने एक ही बात कही कि देखो मुझे इतनी पसंद है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो आई विल रिग्रेट रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि मैंने इसके लिए कोशिश ही नहीं की। अगर मुझे मिल जाती है तो गुड, नहीं मिलती तो फिर एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश तो की। तो बस ये कि मेहनत, लगन और परसिस्टेंट होना चाहिए किसी भी काम के लिए, और हर चीज मुमकिन है। सेल्फ बिलीफ, अपने आप पे इत्मीनान होना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि आपके रास्ते हमवार करता रहे अल्लाह ताला। जी जी। अच्छा, आप डॉक्टर की हैसियत से जाहिर सी बात है कि खाना थोड़ा सा चुन के खाते होंगे, तो आप सजेस्ट खाना लोगों के लिए डाइट क्या करते हैं और खुद क्या खाते हैं? एक, मैं बहुत खाने में, बहरहाल मैं बहरेहतियात तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन बहुत ज्यादा मैं जैसे बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी नहीं हूँ कि बहुत टू मच कॉन्शियस हूँ। थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ, लेकिन मैं इस बात का बहुत ध्यान रखता हूँ कि मैं एक्सरसाइज, वर्कआउट जरूर करूँ। मैं कितना भी थका हूँ, मैं 1 घंटे के लिए जिम जरूर जाऊंगा। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन मैं जिम जरूर जाता हूँ, चाहे मैं कितना थका हूँ। तो वो मेरे ख्याल में एक इम्पोर्टेंट बात है। डाइट का जहाँ तक है, जाहिर है कि एहतियात करनी चाहिए, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको कम से कम रखना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, और स्पेशली ये जो सोडाज हैं, कोक और पेप्सी, ये इनको दूर रखना चाहिए। जी। अच्छा, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, पसंदीदा स्पोर्ट्स? जी ऑफ कोर्स, क्रिकेट, जी बिल्कुल। वो तो क्रिकेट शुरू से था, तो अभी शुरू से, और क्रिकेट चल अभी रहा है, भी है, जारी अभी है भी है। क्रिकेट? हाँ हाँ, मैं अभी भी खेलता हूँ क्रिकेट जी। यहाँ हमारे आपके बेटों? यहाँ मेरे बेटे जो हैं वो शुरू में तो मेरे साथ जब छोटे थे तो वो काफी हद तक बैठ के, क्योंकि मेरे यहाँ अक्सर टीवी चैनल्स क्रिकेट चल रही होती है, दुनिया में कहीं भी क्रिकेट हो रही होती है वो मैं देख रहा होता हूँ, तो वो मेरे साथ बैठते थे। तो उन्हें क्रिकेटर्स के नाम बहुत सौ के पता है, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, विराट कोहली, एवरीबॉडी। लेकिन ये कि अब वो जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, खेलते तो ज्यादातर अब उन्हें बास्केटबॉल वगैरह ज्यादा समझ आता है, लेकिन बहरहाल दे नो क्रिकेट वेरी वेल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर आसिफ, आप भी डॉक्टर हैं, वाइफ भी डॉक्टर हैं, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया बच्चे माशाल्लाह? तो बस इसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें सारा कमाल जो है वो मेरी वाइफ का है, समीना, उनका है। मतलब शी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ऑर्गेनाइजर। सो बस उनका ये है कि वो हर काम कर लेती हैं। शी इज अ सुपर वुमन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आराम है। जी मैंने कहा आपको आराम है इस मामले में कि जी जिम्मेदारी जी, कम है हाँ आप पे, बिल्कुल, मैं घर ये की कह सकता हूँ जिम्मेदारियां कम है। कि शी प्लेज अ मेजर रोल देयर एक्चुअली, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट रोल है और ये फुल टाइम जॉब है। तो मतलब ये कि उनका अपना ऑफिस है और इट्स अ फुल टाइम ऑफिस, लेकिन शी मैनेजेस इन अ वे कि वो घर भी देख लेती हैं और अपना ऑफिस भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और घर की लाइफ दोनों को साथ चला रही हैं, विच इज वेरी इनक्रेडिबल। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आसिफ आपसे बात करके। अब मैं अब्दुल काशिफ की तरफ करती हूँ कि अब वो सवाल वो करेंगे। जी अब्दुल जरूर, काशिफ, आप। बहुत 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 थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आंतों की बीमारियों से बचने के लिए
हमको किन बातों पर गौर करना चाहिए, या यूं कहूं कौन-कौन से एहतियाती कदम उठाने चाहिए? ऐसे कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जिसको आप कहें कि आप फॉलो करें तो सब सही रहेगा, लेकिन ये है कि हेल्दी डाइट जो होती है वो हाई फाइबर डाइट, जिसमें ये कि आप गोश्त का इस्तेमाल करें लेकिन साथ साथ सब्जियां जरूर खाएं, तो उससे फाइबर रहता है, तो फाइबर इज गुड फॉर इंटेस्टाइन, सो वो जरूरी है हाई फाइबर डाइट। बाकी इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, उससे फैटी लिवर या वेट गेन वगैरह का ज्यादा होता है। तो डाइट विच इज बैलेंस्ड बट लेस इन कार्बोहाइड्रेट्स, हाई इन फाइबर और फैट्स वगैरह रिलेटिवली कम, तो ये डाइट जो है, और बैलेंस डाइट जिसमें आपकी सारी चीजें साथ हों, आप फल भी खाएं, सब्जियां खाएं, गोश्त भी खा सकते हैं लेकिन एक मॉडरेशन के साथ। डॉक्टर साहब, मौजूदा वक्त में लीवर ट्रांसप्लांट करवाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च आता है। आने वाले 10 साल बाद क्या लीवर ट्रांसप्लांट करवाना थोड़ा आसान हो सकता है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लिवर ट्रांसप्लांट की टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा चेंज होती जा रही है। अभी तो ये होता है कि आपको लिवर ट्रांसप्लांट किसी ऐसे शख्स से लेना पड़ता है जो जिसकी राइट अवे डेथ हो गई हो, या जिसने पहले से कहा हो कि मैं उसके जाने के बाद आप उसका लिवर किसी और को लगा दें, जो कि कैडावर लिवर ट्रांसप्लांट कहलाता है। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी अच्छी इम्प्रूव होती जा रही है कि बहुत सी दफा पार्ट ऑफ लिवर लेके आप उसको भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसी दूसरे आदमी में। तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जाएगी और रीडली अवेलेबल होगी, तो उससे ये कि ट्रांसप्लांट होने में थोड़ी सी आसानी होगी और उसकी कॉस्ट भी कम हो सकती है। अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और अक्यूट मेसेंटेरिक इस्केमिया पर आपने रिसर्च किया हुआ है। ये दोनों क्या होते हैं और आपकी क्या फाइंडिंग्स रही हैं? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो है बेसिकली उसका जो कॉमन कॉज है वो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में जो मोस्ट कॉमन कॉज वो अल्कोहल है। बाकी हमारे यहाँ अपने हमारे मुल्कों में जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो गॉल स्टोन्स हैं, या कभी कभार जो बादलों में फेमिलियल ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा होता है, उनके थाउजेंड्स में ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ये इसकी वजह से भी पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। कुछ लोगों को फेमिलियल पैनक्रेटाइटिस, तो ये इसके जो कॉमन कॉज गॉल स्टोन्स वगैरह हैं, और अल्कोहल उसको देखने की बात होती है। ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। मेसेंटेरिक इस्कीमिया जो है वो एक मतलब बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है। वो उसमें कोई फेमिलियल वजह नहीं होती, उसमें सिर्फ ये होता है कि ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टिन जो है वो किसी तरह से ब्लॉक हो जाती है। जो आर्टरीज जो इंटेस्टिन को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाता है। वो किस वजह से आ सकता है, वो एज ग्रोइंग एज, अब जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो आर्टरीज नैरो होती जाती हैं, तो ये भी हो सकता है। या बाज लोगों को जैसे स्ट्रोक कैसे होता है कि अगर कोई क्लॉट ब्रेन की किसी वेसल में चला जाए तो उसको वो ब्रेन डेड कर देता है, वो पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से इंटेस्टिन में भी कभी कभार क्लॉट्स वगैरह चले जाते हैं पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उसकी वजह से इंटेस्टिन का वो पोर्शन डेड हो जाता है। तो इसके इलाज के लिए यही है कि आपका हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन, कि अगर कोई इमरजेंसी रूम में बहुत सिग्निफिकेंट एब्डोमिनल पेन के साथ आता है और उसके साथ कुछ और दो चार और भी फाइंडिंग्स होती हैं, अगर उसको आप जहन में रखें तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको अर्ली डायग्नोसिस ना हो तो वो इट कैन बी फेटल, तो फिर उससे बचा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कभी ऐसा कोई वाकया आया है जो आज तक आप भूल ना पाए हों? जी बिल्कुल। यस,
अब आपने, क्योंकि मेरे जहन में ये था नहीं कि ये सवाल होगा, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि एक दफा एक बहुत ही जो मुझे याद रह गया है इस वक्त, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपने पूछा तो मेरे जहन में जो बात आ रही है वो राइट अवे मुझे एक पेशेंट का ख्याल आ रहा है, बल्कि दो पेशेंट्स का। एक मेरी पेशेंट थी, वो बहुत यंग थी रिलेटिवली, आई थिंक 50 ईयर ओल्ड। उनको जॉन्डिस हुआ था, तो वो रेफर होके कहीं से आई थी। उनको ईआरसीपी की जरूरत थी, जिसमें ईआरसीपी का मतलब ये कि एक ऐसा टेस्ट जिसमें हम थ्रू स्कोप विदाउट सर्जरी हम बाइल डक्ट में चले जाएं, और वहां से ऑब्स्ट्रक्शन थी तो उसमें हमें स्टेंट डालना था। स्टेंट का मतलब एक ट्यूब डालना है उस बाइल डक्ट में, ताकि जो बाइल का फ्लो जो है वो बरकरार रहे और जॉन्डिस खत्म हो जाए। तो वो रेफर होके आई थी, क्योंकि उनका पहले जहाँ कोशिश की गई थी वो कामयाब नहीं हुआ था। तो बहरहाल जब मैंने उनकी प्रोसीजर शुरू किया, काफी मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर था। अल्लाह के करम से वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ। जब मैं बाहर आया तो जब उनकी बेटी बाहर बैठी हुई थी, तो जब मैंने उन्हें बताया कि प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है और स्टेंट पास हो गया है, तो शी विल बी लॉट बेटर नाउ। तो उस वक्त जो उनकी जो बेटी का जो रिस्पांस था वो मुझे आज तक रह गया। मतलब शी हैज टीयर्स इन हर आईज, और उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक, मुझे ये नहीं पता कि आप किस गॉड को मानते हो, लेकिन मैं, आप जिसको भी मानते हो, लेकिन मैं अपने गॉड से दुआ करूंगी कि तुम्हें तुम्हें इसका हम जैसे कहते हैं ना अजर मिले, या ये कि तुम्हें इसको गॉड तुमको ब्लेस करे। और उसके लिटरली की आंखों में आंसू, क्या मतलब वो बाकायदगी से रो रही थी। तो वो मेरे लिए एक बहुत एक तरह से सेटिस्फाइंग भी कह सकते हैं, और बहुत मतलब आई फेल्ट इट, वो इट वेंट स्ट्रेट इनटू माय हार्ट। तो इस किस्म के एक आध वाकयात जो होते हैं जो आपको याद रह जाते हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नापसंद हैं, और वो कौन सी चीजें हैं जो आपको पसंद हैं? हम आपकी पसंद और नापसंद के बारे में जानना चाहेंगे। मुझे मेडिसिन के अलावा, मुझे मेडिसिन काफी पसंद है, तो मेडिसिन तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मेडिसिन से हट के मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना पसंद है। मुझे पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करना पसंद है, एज लॉन्ग एज के हम उसको सिर्फ डिस्कशन की हद तक रखें, हम उसको कोई उसको गलत अंदाज में या किसी को हर्ट करने के अंदाज में ना रखें। तो ये चीजें स्पोर्ट्स हो गई, और पॉलिटिक्स पे बातचीत करना, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, ये आई लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नापसंद में नापसंदीदा तो कोई खास ऐसी चीज नहीं समझ में आ रही मुझे, लेकिन अगर मुझे उन लोगों की कंपनी में मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता हूँ जो दूसरों की बात सुने ना, सिर्फ अपनी बात बोलते जाएं, तो वहां मुझे थोड़ी सी, मैं चाहता हूं कि अगर आप एक कंपनी में मौजूद हैं तो आप सुने भी। आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मैं सिर्फ हर वक्त बोलता नहीं हूँ, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई पे अटेंशन। ये नहीं होता कि मैं सिर्फ अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मैं वहाँ मौजूद तो हूँ, लेकिन मेंटली मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, ऐसा नहीं। तो मतलब ये कि मुझे इन्वॉल्व चीजें अच्छी लगती हैं। बस एक चीज मुझे बहुत सख्त बुरी लगती है कि अगर मैं या कोई भी शख्स बात कर रहा हो और दूसरा आदमी दूसरी तरफ देख रहा है, या ऐसा अंदाज महसूस हो रहा है कि वो पेइंग अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये चीज मुझे ऑकवर्ड फील होती है। ओके, आपका बचपन कैसा था? अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत ही खूबसूरत था। आई हैव एक्सीलेंट मेमोरीज ऑफ माय चाइल्डहुड। बहुत अच्छा था।
मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत लविंग लोग मिले, बहुत प्यार करने वाले। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद ने आज तक मुझे कभी डांटा नहीं। मारना तो बहुत बड़ी बात है, हमेशा बहुत प्यार से, शफकत से रखा। मेरे बड़े भाई मुझे, मेरी वालदा जो है वो बहुत शुरू में ही बीमार हो गई थी, तो एंड बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। तो मेरे बड़े भाई जो हैं उन्होंने मतलब बिल्कुल जैसे अपने छोटे बेटे या छोटे बच्चे की तरह से मुझे रखा। मेरी बहन मतलब फुल ऑफ लव कह लें आप, कि ये था। और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे बचपन के जो अभी भी हैं। तो एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही हसीन किस्म का और खूबसूरत मेरा बचपना था, जिसमें मैं हर तरह से अगर देखूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन फील होती है कि उसमें खेल भी था, पढ़ाई भी थी, दोस्तों का साथ भी था, घर वालों की मोहब्बत शफकत सब साथ थी। तो वो बहुत ही एक सेटिस्फाइंग पीरियड ऑफ माय लाइफ, यू कैन से दैट। जब आप इंडिया आए थे तो उस वक्त की कुछ यादें हों तो प्लीज शेयर करें। यादें मुझे अ, ये याद है कि जब हम लोग पहुंचे थे तो शाम का वक्त था। जाहिर वो गांव था बेका। तो वहाँ जो यानी कि हमारे अम्मी के मामू का घर था और वो हमारे जाहिर नाना थे। तो वहाँ मुझे उनके घर की एंट्रेंस याद है। एंट्रेंस से पहले एक कोई, उसको वो बाड़ा कहते थे, वहाँ बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थी बहुत ज्यादा। वहां से गुजरते हुए फिर हम उनके घर में एंटर हुए। तो मुझे वो शाम का वक्त जो है वो याद आता है। उनका मुझे चेहरा याद आता है। माशाल्लाह वो काफी वजीह किस्म के आदमी थे, बैठे हुए थे और उनकी ये बड़ी बड़ी सी मूछें थी। तो उनसे बात हुई। तो ये कुछ चीजें मुझे याद हैं। अम, हाँ, एक एक चीज मुझे और याद है कि वहां में मुझे शायद उनका कोई थे हमारे बिल्कुल जो घर के सामने रहते थे, उनका मैं नाम भूल गया, मेरी उम्र के थे। तो वो मुझे सुबह के वक्त कहीं घुमाने के लिए ले जा रहे थे। तो एक जगह एक सांप की जो स्किन होती है वो पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल सांप जैसा लग रहा था। मैंने मैंने बड़े उससे पूछा ये क्या है? ये सांप की स्किन है। तो वो मेरे जहन में अभी तक मौजूद है। और कुछ घर के जो खदोखाल थे वो याद हैं। फिर मुझे एक चीज जो बहुत ही स्ट्राइकिंग थी कि एक कमरा ऐसा था जिसमें एक बहुत ही ब्लैक कलर का कोई पर्दा लगा हुआ था, जिससे मुझे थोड़ी सी उलझन भी होती थी क्योंकि वो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का था। तो मुझे ये बताया गया कि इसको उसके लिए था कि इसको खींच के हवा देने के लिए था वो। तो वो चीज मेरे लिए वो अभी मेरे एकदम से जहन में आई, तो मैंने कहा मैं आपसे जिक्र कर दूं। तो वो भी मुझे अभी तक बहुत अच्छी तरह से याद है। प्रोग्राम के आखिर में आप परगना चाइल्ड ग्रुप के मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये कि स्टे कनेक्टेड, एक दूसरे से जाने एक दूसरे को, और ताकि एक दूसरे की आप हेल्प कर सकें, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें। और बाकी ये कि मेहनत, पैशन और अच्छी परसिस्टेंसी, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो छोटे हैं, अभी अपना करियर शुरू करने चाह रहे हैं। तो बस परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और जो भी काम करें अपनी पसंद का काम करें और उसमें पूरे दिल और जान से मेहनत करें। डॉक्टर आसिफ, आज आप इस प्रोग्राम में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ इंशाअल्लाह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।